हेलो फ्रेंड्स, एडिजोन में वापस से आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वापस से हम एक नया लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का लेके आ चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। मैं सभी अपने न्यू व्यूअर से बता देता हूँ कि हमने बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और ये लेक्चर सीरीज हमें अभी फ़िलहाल तो हमने बेसिक स्टार्ट किया है और आगे हम इससे आगे जब लेक्चर चलेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आज भी हमारा ये लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का बेसिक्स का रहेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री विद एड्यूजोन। हम लोगों ने आइसोटोन तक बात कर ली थी। तो जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आपको ये सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। और आई होप कि आपको अभी तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आप लोगों को सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे एटम्स, सबसे पहली बात, ऐसे एटम्स या ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटम, क्या बोला, ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो डीस्टेबलाइज्ड स्टेट में होता है। ऐसे एटम्स जिनका न्यूक्लियस डीस्टेबलाइज्ड स्टेट में होता है, और जब ये डीस्टेबलाइज्ड न्यूक्लियस स्टेबलाइज्ड स्टेट में आता है उस वक्त ये हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करते हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटम डीस्टेबलाइज्ड स्टेट में होता है और जब ये डीस्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड स्टेट में आने वाले होते हैं या आने की कोशिश करते हैं उस वक्त ये हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो उन आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दोज आइसोटोप्स which emit harmful radiations from it। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ऐसे आइसोटोप्स जो कि अपने अंदर से हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करते हैं। अब बात आती है कि ये हार्मफुल रेडिएशन को इमिट क्यों करते हैं। तो सुनिए, इन आइसोटोप्स का जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डीस्टेबलाइज होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। इसी वजह से ये एटम अपने अंदर से इमिशन को एमिट करते हैं। लिख लेते हैं क्यों, because of their destabilized न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुनते रहिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई साहब, इनका जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो डीस्टेबलाइज होता है। तो सुनिए ध्यान से, इनका न्यूक्लियस डिस्टेबलाइज इसलिए होता है क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी करते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो संख्या है, जो नंबर है, वो इनमें अलग अलग हो जाता है, वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियस डिस्टेबलाइज हो जाता है और इसी की वजह से ये बेसिकली हार्मफुल रेडिएशन को एमिट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बिकॉज, अब डिस्टेबलाइज क्यों होता है, बिकॉज दे हैव वेरिएबल नहीं, आप वेरिंग लिख सकते हैं, वेरिंग, VAR, वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये सी सिंपल सी चीज। अब देखिए, जब ये आइसोटोप्स अपने आप को डीस्टेबलाइज स्टेट से स्टेबलाइज्ड स्टेट में ला रहे होते हैं उस वक्त
ये क्या करते हैं, अपने अंदर से हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये जो हार्मफुल रेडिएशन इमिट करने का प्रोसेस होता है, ये 3 तरीके का होता है। फिर सुनिए, ये जो हार्मफुल रेडिएशन इमिट करने का प्रोसेस होता है कि किस किस तरीके से ये हार्मफुल रेडिएशन को इमिट कर सकते हैं और स्टेबलाइज स्टेट में आ सकते हैं, ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। तो मतलब जो इमिशन ऑफ रेडिएशन है वो बेसिकली कितने टाइप की होगी, 3 तरीके की। चलिए, तो इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन वो कितने तरीके की हो गई है, 3 तरीके की। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक होता है अल्फा डीके, ठीक है, और एक होता है बीटा डीके, और एक होता है गामा डीके। 3 तरीके का होता है ये एमिशन एंड गामा डीके, ठीक है। अब देखिए, अब ये अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके बेसिकली होते क्या हैं, सुनिए ध्यान से। अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, और बीटा डीके में हमारा बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, और गामा डीके में हमारा गामा पार्टिकल रिलीज होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक एक करके इन पार्टिकल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एज पर अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है हमारा अल्फा पार्टिकल, और इसमें क्या निकलेगा हमारा बीटा पार्टिकल, और इसमें क्या निकलेगा हमारा गामा पार्टिकल। अब देखिए, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हमें पता होना चाहिए इतना मैं आपको बता देता हूं, तो आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा अल्फा पार्टिकल के बारे में। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा अपने अंडरग्रेड कोर्सेज में ही। अब अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का एटम, हीलियम का एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, उसे बेसिकली हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये भी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, ठीक है। क्या होता है, हीलियम का एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और जो एटॉमिक मास है वो 4 है। इसी तरीके से जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। बीटा पार्टिकल 2 तरीके के कौन कौन से, एक नेगेट्रॉन बीटा पार्टिकल और एक पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल। चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल हैं, इनमें फर्क क्या होता है देखिए ध्यान से। नेगेट्रॉन बीटा पार्टिकल का कोई एटॉमिक मास नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज ऑफ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। फिर सुनिए, नेगेट्रॉन बीटा पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जो इमिशन के टाइम पे तो निकलता है, लेकिन इसका कोई एटॉमिक मास नहीं होता है, बट इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सिंपल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं देखिए, मास इसके ऊपर 0 रहेगा और चार्ज इसके ऊपर -1 रहेगा। इसी तरीके से पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल रहेगा जिसके ऊपर कोई एटॉमिक मास नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, एक प्रोटॉन का। पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन, नेगेट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल और उसकी टाइप्स हैं। और अब हम बात करते हैं गामा पार्टिकल। अब सुनिए, गामा पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जिसका ना ही कोई चार्ज होता है उस पे, ना ही कोई मास होता है। एक तरह का न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना ही कोई चार्ज है ना ही कोई उस पे मास है। अब बात आती है भाई साहब, एक ऐसा पार्टिकल जिसका ना ही कोई चार्ज है और ना ही कोई मास है, तो उसका फायदा क्या है हमें। उसका फायदा ये है, ये जो बीटा पार्टिकल जब निकलता है तब बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब जब भी गामा पार्टिकल या गामा डीके प्रोसेस चलेगा तो उस वक्त एक बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकलता है जिसे हम गामा पार्टिकल कहते हैं। और ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, डेली लाइफ में जो गामा डीके है वो यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर बम्स, एटॉमिक बम्स और न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इट्स रिसर्च।
न्यूक्लियर फिजिक्स और रिसर्च में यूज होता है, क्योंकि एटॉमिक बम्स एंड जब एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं उस वक्त हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस कैरी आउट होता है, तो उस वक्त गामा पार्टिकल रिलीज होता है जिसमें कोई मास नहीं होता है और ना ही कोई चार्ज होता है, बस सिंपल ये क्या करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है और ये हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस होता है। आई होप ये सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया हमारा अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अब एक एक करके हम तीनों का जो डीके प्रोसेस है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए अल्फा डीके। अब देखिए अल्फा डीके प्रोसेस तो हमें पता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं तो आपको लिखते वक्त समझ में आ जाएगा, फिर हम इसको एग्जांपल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। द टाइप ऑफ डीके प्रोसेस in which atomic number of an atom decreases by 2 but atomic mass decreases by 4 with the release of अल्फा पार्टिकल। सुनिए, अब अल्फा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से गिर जाता है और एटॉमिक मास 4 से गिर जाता है। मतलब दूसरी भाषा में अगर हम लोग बात करें कि जब भी किसी एटम के ऊपर अल्फा डीके प्रोसेस चलेगा तो उस वक्त जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा और जो उसका एटॉमिक मास है वो -4 हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल। अब एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक एटम है यूरेनियम डेली लाइफ में मोस्टली अल्फा डीके प्रोसेस शो करता है। तो देखते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92 और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 298। जब इसके अंदर अल्फा डीके प्रोसेस चलता है, कौन सा प्रोसेस, जब इसके अंदर अल्फा डीके प्रोसेस चलता है तो उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम के अंदर। ठीक है, थोरियम के अंदर। अब मैंने बताया कि अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा और एटॉमिक मास -4 हो जाएगा। कैसे, देखिए -2 और एटॉमिक मास -4 मतलब 294 और साथ में क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है जी, और मैंने एक और पॉइंट बताया था, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, कि इनकी आइडेंटिटी सेम रहती है। आइडेंटिटी सेम मतलब आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं। मैंने बताया था आपको, जैसे कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14 सेम एलिमेंट के हैं। एक्सेप्ट, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था एक्सेप्ट रेडियो आइसोटोप्स, तो उसका सवाल यहां पे उसका आंसर होगा। यहां देखिए, जब ये यूरेनियम अल्फा डीके मतलब रेडियो आइसोटोप है, जब ये अल्फा डीके में गया तो क्या बना, थोरियम बना, यूरेनियम तो नहीं बना ना वापस। तो मतलब यहाँ पे ये अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम। तो आपने एक और पॉइंट याद रखना है सीएसआर नेट और गेट एग्जाम के रिस्पेक्ट में, कि जब भी रेडियो आइसोटोप्स का डिके होता है उस वक्त वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं और दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अल्फा डीके। तो अब हम लोग बात करेंगे बीटा डीके के बारे में। अब देखिए, जो बीटा डीके है, मैंने पहले ही आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि बीटा डीके 2 तरीके का होता है, एक नेगेट्रॉन बीटा डीके और एक पॉजिट्रॉन बीटा डीके। और नेगेट्रॉन में ऑब्वियसली कौन से पार्टिकल निकलेंगे, नेगेट्रॉन बीटा पार्टिकल। और पॉजिट्रॉन बीटा डीके में कौन से पार्टिकल निकलेंगे, पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल। तो एक एक करके हम देखते हैं उनको।
ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए नेगेट्रॉन बीटा डीके में। नेगेट्रॉन डीके, अब देखिए नेगेट्रॉन बीटा डीके में क्या होता है, नेगेट्रॉन बीटा डीके जब प्रोसेस चलता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त नेगेट्रॉन बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। अब नेगेट्रॉन बीटा पार्टिकल तो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए से हम लोग समझते हैं कि नेगेट्रॉन बीटा डीके में एक्चुअल मायने में होता क्या है, ठीक है। अब देखिए जब भी नेगेट्रॉन बीटा डीके प्रोसेस चलता है तो उस वक्त जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से बढ़ जाता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 से इंक्रीज हो गया, लेकिन एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। सिंपल, जब भी नेगेट्रॉन बीटा डीके प्रोसेस चलता है उस वक्त जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से बढ़ जाता है और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता और साथ में नेगेट्रॉन पार्टिकल रिलीज होता है। इसी के साथ एक और पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि नेगेट्रॉन बीटा डीके कब होता है, नेगेट्रॉन बीटा डीके तब होता है जब एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। क्या बोला, नेगेट्रॉन बीटा प्रोसेस तब होता है जब एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तब ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इसकी कंडीशन है, लिख लेते हैं, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखिए इसी की एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रोटॉन का नंबर है वो तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो कितना है, 3 - 1 मतलब 2। अब 2 बड़ा है ना 1 से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो ऐसे केसेस में हमें नेगेट्रॉन बीटा डीके प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से हम पॉजिट्रॉन भी देख लेते हैं, पॉजिट्रॉन बीटा डीके। अब पॉजिट्रॉन बीटा डीके में पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकलता है, एग्जांपल बता देता हूं आपको। अब यहां देखिए आपको सामने सामने डिफरेंस दिख रहा होगा कि नेगेट्रॉन बीटा डीके में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिट्रॉन बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है और साथ में पॉजिट्रॉन पार्टिकल रिलीज हो रहा है। अब जैसे इसकी कंडीशन थी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए प्रोटॉन से, इसकी कंडीशन बिल्कुल इसका वाइस वर्सा होगी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 8 हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 15 - 8 मतलब 7। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से। तो अब हमारा एक लास्ट बचता है, वो हमारा गामा डीके। तो चलिए अब हम गामा डीके के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि वो क्या चीज है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए गामा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एटम है उसमें से गामा पार्टिकल का इमिशन होता है, ठीक है। लेकिन गामा पार्टिकल का इमिशन जो होता है वो एक हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस होता है और सेपरेटली अकेला गामा डीके प्रोसेस कभी भी देखने को नेचर में या डेली लाइफ में नहीं मिलता है। मतलब जब भी गामा डीके हो रहा होगा तो वो अकेला और सेपरेट देखने को नहीं मिलेगा, वो किसी के साथ इंक्लूडेड होगा, या तो वो अल्फा डीके के साथ चलेगा या तो बीटा डीके के साथ चलेगा। मतलब गामा डीके प्रोसेस अकेला कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल है इसकी, जैसे टेक्नीटियम है, उसका एटॉमिक नंबर ये है और ये एटॉमिक मास है। जब इसमें गामा डीके होता है, जब इसमें गामा डीके होता है तो उस वक्त टेक्नीटियम ही बनता है और साथ में गामा पार्टिकल रिलीज होता है जो कि हाईली क्या होता है,
एनर्जेटिक होता है। मतलब मैंने पहले भी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि गामा पार्टिकल जब जब गामा डीके होता है तो गामा पार्टिकल निकलता है, तो उस वक्त ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना ही एटॉमिक मास चेंज होता है, आइडेंटिटी एज इट इज सेम रहती है। लेकिन हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, अभी 2 मिनट पहले कहा कि गामा डीके प्रोसेस सेपरेटली देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये किसके साथ होल्ड ऑन होता है, ये अल्फा डीके या बीटा डीके के साथ में देखने को मिलता है। तो भी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे मिलता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब जब गामा डीके अल्फा डीके के साथ चलता है तो उसकी एक एग्जांपल रहती है डेली लाइफ में। रेडॉन है, जब इसमें अल्फा डीके चलेगा तो ये पोलोनियम बनाता है बाय द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर बाय 2 और बाय द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक मास बाय 4, सिर्फ अल्फा डीके की वजह से। अब गामा डीके से तो कुछ होगा नहीं वैसा। अब गामा डीके से सिंपली क्या होगी, एनर्जी रिलीज निकलेगी और अल्फा डीके की वजह से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में वेरिएशन देखने को मिलती है। ये है आपका बेसिकली जो आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए जानना जरूरी है, रेडियो आइसोटोप्स एंड इट्स टाइप्स। अब एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ, आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, इसी के हाथ लगे हम एक और चीज देख लेते हैं, वो है हाफ लाइफ। देखिए क्या होता है। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, देखिए जब कोई एटम जिसका न्यूक्लियस डिस्टेबलाइज है, जब कोई एटम जिसका न्यूक्लियस डिस्टेबलाइज है वो डिस्टेबलाइज से 50% स्टेबलाइज हो जाए। एक एटम है वो 100% डिस्टेबलाइज था पहले, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज था। अब धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, वो 50% स्टेबलाइज हो गया, 50% डिस्टेबलाइज हो गया। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जब किसी एटम का न्यूक्लियस 50% डिस्टेबलाइज से 50% स्टेबलाइज स्टेट में आ जाए, तो उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसी एटम का वो होता है जब उसकी कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाए। मतलब मेरे पास कोई एटम था, समझ लो एक एक्स एटम था, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100 माइक्रोग्राम। अब 100 माइक्रोग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन थी, एट टाइम इज इक्वल टू 0। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम से क्या होगी, 50 माइक्रोग्राम। 50 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन होगी और टाइम टी था। तो इस टाइम पे जब इसकी कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम से 50 माइक्रोग्राम होगी तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ या हाफ लाइफ। अब टी हाफ या हाफ लाइफ का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, लगे हाथ आप उसको भी देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, नेट में आपको कोई एग्जांपल दी होगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला, या इसको डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक चीज बताता हूं मैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल को रट लो। बता देता हूं आपको, जो एग्जांपल्स आपको, कुछ एग्जांपल जिनका हाफ लाइफ आपको याद रखना है और ये आप रट लेना, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें सेक्शन बी में सीएसआर नेट और गेट में देखने को मिलते हैं। आपको एग्जांपल कैसी हैं मैं बताता हूं आपको। जो फास्फोरस का जो आइसोटोप 32 है उसकी हाफ लाइफ होती है, 14.3 डेज। ठीक है, और जो ट्रीटियम है उसकी हाफ लाइफ होती है 12.3 ईयर्स। और जो हमारा कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 14, उसकी हाफ होती है 5730 ईयर्स। तो ये कुछ आइसोटोप्स हैं, इनकी वैल्यू आपको रट के रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन जब मैं आगे करवाऊंगा फर्दर लेक्चर्स में उस वक्त आपको याद होगी, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इजिली समझ आएगा। तो आज हमने पढ़ा है अल्फा रेडियो आइसोटोप्स, बीटा आइसोटोप्स एंड गामा डीके का आइसोटोप्स।
तो रेडियो आइसोटोप्स के इतनी ही चीजें, इतने ही मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं होप करता हूं ये चीजें बिल्कुल अच्छे से पच गई होंगी आपको, और अगर पच गई हैं तो आप इसको रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए, चाहे वो यूजी का है चाहे वो पीजी का है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते हैं, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके हमारे स्लाइड्स के अगर नोट्स चाहिए आपको, टेलीग्राम पे जाके एड्यूजोन सर्च करिए कैपिटल लेटर में, आपको हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके बाय, जय हिंद।